बैक नाजरीन, प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले हम जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे कि भारत की जानब से जो है वो अपना चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत ना करने का जो फैसला हुआ और उसके बाद जो जो सिचुएशन पैदा हुई है वो उस पर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ हमारे साथ मनोज जोशी साहब, भारत के जो वेल रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन अभी ब्रेक के बाद जो है हम एक दूसरे टॉपिक पे हम जो है वो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, वो भी पाकिस्तान और भारत से रिलेटेड ही है। वो स्पोर्ट्स पे नहीं, वो है इकोनॉमी के ऊपर, वो है तजारत के ऊपर, वो है दो तरफा रवाबित के ऊपर। और जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, जिस पे जो है आज हमें जो है वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है सबसे पहले ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ हमें योगिंदर कपूर साहब ने, जो कि भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, ना सिर्फ एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं बल्कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और टैक्स फर्म जो है उसको भी वो जो बाकायदा जो है वो रन करते हैं। और पाकिस्तान, भारत और ख़ास तौर पर भारत की जो इकॉनमी है और उसकी जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं नईम करीम साहब टेलीफोन लाइन के ऊपर, जो कि भी एक बिजनेसमैन है और उसके अलावा वो भी पाकिस्तान और भारत के जो इश्यूज़ हैं उस पर ना सिर्फ बहुत गहरी निगाह रखते हैं बल्कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने की वजह से बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो भी उनके फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद हैं। आप तीनों अहबाब का मेरे प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो योगिंदर कपूर साहब आपके साथ है। योगिंदर साहब, अभी जो रिसेंटली अगर मैं बात करता हूं तो एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है कि वो ताइपी गैस पाइपलाइन जो है उसमें सर क्या हो गया कि सर जो भारत जो है वो कुछ आगे पीछे हो रहा है। क्या वो पाकिस्तान के साथ काम नहीं करना चाह रहा? क्या अफगानिस्तान को अपने साथ लेके चलना चाहता है सर उस सिस्टम के ऊपर? पहली बात। दूसरी बात ये है कि कहा यह जा रहा है, शुनीद ये है कि भारत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा रहा है पाकिस्तान को तकरीबन को $500 मिलियन का कोई सू करने के लिए। सर, इज इट ट्रू? देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं ये कहूंगा कि अभी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशंस नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया का जो एक्शन है उसमें देखिए वो दो इश्यूज के ऊपर प्राइमरीली इन्वॉल्व है। हम्म। एक इशू मैं जरूर मानूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर जो है वो जरूर रहता है और उसमें हमें ये समझना है कि जब हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं, जो हम खासकर अब देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के रिलेशंस जो हैं क्योंकि ठीक नहीं चल रहे हैं कुछ समय से, तो उसका जो खामियाजा है मैं ये कहूंगा कि उसको इंडिया को इस तरीके से भुगतना पड़ता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर रहता है कि वो किसी भी फॉर्म में आपके ऊपर हावी रहते हैं कि वो सैंक्शंस लगा सकते हैं और जिसका एक इम्प्लीकेशन रहता है। सही। दूसरा इशू मैं ये भी मानता हूँ कि देखिए, हालांकि ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है कि जो कश्मीर इशू है हमारा, मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर जो है थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक एज वेल एज जो डिफेंस के सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से एक इश्यूज ये रहता है कि वो एक ऐसा मसला है कि उसका रेजोल्यूशन देखिए होना बहुत जरूरी है। सही। और वो एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि इंटायर जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है वो हम ये देखते हैं कि इस इशू की वजह से कंप्लीटली हाईजैक्ड सिचुएशन में चला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आज अगर हम ये भी देखें कि इंडिया और चाइना के भी रिलेशंस जो है, चाहे भले डिप्लोमेटिक खराब रहे हों, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स एक ऐसी चीज है कि जो आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी इंप्रूव करने में हेल्प करती है। तो सही। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर अपना फोकस करेंगे तो उसके हमारे को ओवरऑल जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर हम दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में बैठ के बात करेंगे तो सारी चीज़ों की। लेकिन अभी आपने साथ में जो लकूनास की जिनकी आपने बात की है, तो मेरा ख्याल है कि मैं ब्रिगेडियर साहब से ज़रा इस पर थोड़ी सी इनका इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। सर, आपने योगिंदर साहब की सर पूरी गुफ्तगू सुनी है, तो उन्होंने जो एक्चुअल जो लकूनास है उनके बारे में गुफ्तगू की है। तो सर, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक ट्रेडिंग का जो एक सिस्टम है जो रुका हुआ है, इज इट ट्रू कि वो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लुकोना? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, ये दो तीन जो बेसिक इश्यूज हैं जी जी। उनकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामला आगे नहीं बढ़ रहे। सही। और जाहिर बात है, सर फहरिस्त तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का मामला है। ये चले हम कहते हैं कश्मीर का मामला है, उसकी रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं एज पर द यूएन रेजोल्यूशन। और
यहाँ पे तो मामला ये हो गया 2019 में कि जनाब वो तो आर्टिकल 370 की बात होगी, आर्टिकल 370 को रिवोक करके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का ऑटोनोमस स्टेटस जो उसको खत्म कर दिया गया और इंडियन यूनियन में मर्ज कर दिया गया। अभी हाल ही में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट है इलेक्शन के बाद जो आई है, वैसे भी वो किस किस्म के इलेक्शन में सब दुनिया को पता है, उन्होंने तो रेजोल्यूशन पास कर दी है कि जनाब आर्टिकल 370 जो उसको बहाल किया जाए और उसका जो ऑटोनोमस स्टेटस है, जो हैसियत है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की, वो उसको उसी तरह प्री 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पे ले जाया जाए। लेकिन भारत वो तो एक तो ये इशू है, नंबर 2 ये है कि देखें वो हमें कहते हैं कि हम स्पॉन्सर करते हैं दहशतगर्दी को, हालांकि एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो हो रहा है, जो पूरी दुनिया देख रही है, हम तो डोजियर बना के थक गए, पूरी दुनिया को बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका के अपने इकोनॉमिक मफादात हैं, डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं, पार्टनरशिप इंडिया के साथ, और इसी तरह बाकी जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो इंडिया को इतनी बड़ी इकोनॉमी समझते हैं, $700 अरब की इनके वो अपने हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो इसलिए वो ना कश्मीर पे इन पे प्रेशर डाल रहे हैं, ना ये एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। दिल में एक्सेप्ट करते हैं लेकिन पब्लिकली इनको नहीं करते हैं कि जनाब आपने पाकिस्तान में वाया अफगानिस्तान आप दहशतगर्दी को जो है, और प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इन अफगानिस्तान जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ दो बड़े इश्यूज हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बेशक नवाज शरीफ साहब ने अभी हाल ही में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हुआ था समिट इस्लामाबाद में, तो इंडियन डेलीगेशन में उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो उनके जयशंकर साहब जी जनरल जयशंकर साहब आए, जर्नलिस्ट भी आए थे, और उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। तो नवाज शरीफ साहब को पता है पुराने बड़े हिमायती हैं, बड़े दोस्त हैं, उनकी वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के लिए, हाँ, उनकी वाजपेयी साहब के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री थी, वो भी आए थे पाकिस्तान में दोस्ती बस पर वो, और मीनारे पाकिस्तान में उन्होंने कहा था कि बिल्कुल दोस्ती होगी, पाकिस्तान को रिकग्नाइज करते हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, और जनाब कश्मीर का मसला बातचीत से हल होगा। लेकिन भारत वो मामला पेचीदा होगा। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की है, आर्मी चीफ एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी गए इंडिया में, आगरा में, लेकिन हार्डलाइनर्स जो थे वहां पे एग्रीमेंट होने वाला था, एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन कश्मीर पे होने वाला था, लेकिन हार्डलाइनर अडवाणी साहब और ये लोग जो है उन्होंने उसको स्कैटर कर दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मोदी साहब जब तक प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू ताल्लुकात में नहीं देखता हूँ। लेकिन उनकी क्रिकेट टीम ने क्या दिया कि जी वो उसको आने नहीं दे रहे पाकिस्तान, ठीक है ना जी। तो आप मुझे बताएं कि जब इस लेवल की मिसट्रस्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द टू कंट्रीज, सार्क को इंडिया ने चलने नहीं दिया बिल्कुल, तो आप मुझे बताएं कि कौन सी ट्रेड, कौन सा वाघा बॉर्डर। हाँ, एक मैं आपको बात बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनके एक बड़ा ख्वाब है, और उनकी बकायदा स्टेटमेंट आई थी 4 साल पहले कि हमें वाघा बॉर्डर के थ्रू राहदारी मिल जाए, ट्रेड कॉरिडोर मिल जाए विद अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान ने अमेरिकन प्रेशर पे, मैं मानता हूँ उस वक्त पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने अफगानिस्तान को कनेक्ट करा दिया इंडिया के साथ वाया वाघा, वन वे बट नॉट द अदर वे। तो उनका एक बहुत बड़ा वो अपना एक ड्रीम है टू कनेक्ट इंडिया विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। जाहिर बात है पाकिस्तान ने वो करना नहीं है जब तक ये बेसिक इशू रिजॉल्व नहीं होते हैं। हम तो पाकिस्तान में ये कहते हैं लेट देयर बी डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कॉम्पोजिट डायलॉग था 8 पॉइंट से, जिसमें दहशतगर्दी भी शामिल थी, पानी के मसाइल थे, ये कश्मीर के और बड़े इशू, इस पे लेट्स सिट ऑन द टेबल, लेट्स रिजॉल्व दिस इशू। सर क्रीक भी आपको पता है वो भी अनरिजॉल्व इशू है। तो उसके कई सेशन भी हुए थे कॉम्पोजिट डायलॉग के, लेकिन फिर उसके बाद वो मामला खत्म हो गया। सही, ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। जी ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नईम करीम साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी, आपने युगेंद्र साहब की भी बात सुनी, आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी। युगेंद्र साहब ने भी बात की कि भारत को जो है वो अमेरिकन प्रेशर है, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो है अमेरिकन प्रेशर है, और जिसा उन्होंने कहा कि CBMs कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट्स जो थे उनके ऊपर ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें तय हो चुकी थी, सिर्फ उन पर साइन होना बाकी थे, लेकिन हार्ड लाइनर्स की वजह से वो नहीं हो सके। तो सर आप इन चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं, ख़ास तौर पे अभी जो रिसेंट ताइपी गैस पाइपलाइन है उस प्रोजेक्ट को लेके सर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
राउंड अबाउट 3000 किलोमीटर सर। जी बिल्कुल। तो उसमें ये हो कि ईरान ने तो अपनी तरफ से बना ली क्योंकि उनकी बहुत नजदीक से जो है उनकी एक्सप्लोरेशन थी जो उन्होंने जानी थी, तो हमारे बॉर्डर तक हुआ। लेकिन हमारे पास इशू ये था कि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन थी यूएन की, उसके ऊपर से हम जो है ना हमारे पास इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी। आपको पता है कि हमारी जो पोलिटिकल सिचुएशन पिछले कुछ सालों में रही है, 10 सालों उसकी व्यवस्थाएं थी नहीं। और फिर दूसरी अमेरिका की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन थी, यूएन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी कि ईरान ट्रेड करने के लिए, उसकी वजह से पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट है अभी तक ऑन बोर्ड है, जिससे हम नहीं कर सकते। हाँ, ईरान अपना काम कर चुका है, इसका फायदा खाली ईरान को नहीं, इसका फायदा पाकिस्तान को भी इतना ही होना है, इसका फायदा इंडिया को भी इतना ही होना है। तो ये एक बड़ी एक्चुअल एक बिजनेस का एक ट्रेड थी जिसके ऊपर हमें मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान में आपको पता है कि 2009 से लेकर अभी 2024 के बीच जी बिल्कुल। ये जो बगीरी साहब ने जो बात की, आपको पता है कि वही सारी जो उनकी जो एक मुखारी का मामला था, उस पर हम भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, और जिसका उन्होंने उनकी माना, आपको पता है कि वो सारी चीजें फिर लिंक हो जाती हैं। पॉलिटिकल चीजें जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी उसके सही रहता है, और जब पॉलिटिकल बैठ के डायलॉग के ऊपर नहीं बैठेगी तो उसके बाद ट्रेड के बाद नहीं बात का मामला है। तो पहला पॉलिटिकल डिस्कशन और हमारी एक्सपेंसेस डेवलप होंगे, देन वी विल गो फॉर इकोनॉमी। ठीक। इकोनॉमी हमारा मतलब ये है कि हम पैसा रखते हैं, हमारी होती है, उनका ट्रेड होती है, अच्छे बायलेटरल ताल्लुकात होते हैं, ठीक है, जंग अपनी जगह पे, पाकिस्तान अपनी जगह पे, लेकिन ट्रेड को कंटिन्यू रहना चाहिए। तभी आवर नेबरिंग कंट्री जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता है अफगानिस्तान के साथ भी नहीं कर रहे हैं, ईरान के साथ क्योंकि ट्रेड के हवाले से, रिस्ट्रिक्शन के हवाले से। ठीक हो गया, ठीक हो सर, ठीक हो। आपको योगेंद्र साहब जैसे भी अभी चंद दिन पहले की भी बात है, और मेरे ही प्रोग्राम के अंदर जो थे हम गुफ्तगू कर रहे थे, अजय शुक्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जी ख़ास तौर पे जब जयशंकर साहब जो थे वो पाकिस्तान आए थे, और अपना जो भारत का जो वफद था या उसका बेसिकली उसकी सरबराही वो कर रहे थे, तो वहाँ पे भी मेरी उनसे जो बात हुई थी, और मैंने उनसे ये पूछा था कि आपका भारत का जो है वो चाइना के साथ पहले तो था सर 6000 किलोमीटर का एक इशू था, उसके बाद पता ये लगा है कि चंद दिन पहले जो था वो 6000 के बजाय वो 14000 किलोमीटर का पूरा लद्दाख, ऑलमोस्ट पूरे का पूरा लद्दाख जो है वो चाइना के ही जो है वो ज़ेर दस्त जा चुका है, या इंडिया ने या भारत ने उसको सरेंडर कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जयशंकर साहब ने जब यहाँ पे समिट पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि मैं इसलिए पाकिस्तान आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे चाइना से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत की और चाइना की ट्रेड बहुत ज़्यादा है। अगर इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी, मसाइल को देखते हुए भी, लद्दाख अगर सिर्फ मैं स्पेसिफिकली एक ही इशू की बात करता हूँ, तो वहाँ पे जो सरहदों के ऊपर मुसलसल लड़ाई चल रही है भारत की और चाइना के दरमियान में, वहाँ पे मुक्काबाजी भी होती है, लठबाजी भी होती है भारत के भी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेंशन क्रिएट होती है। उन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी भारत की और चाइना की ट्रेड अब वो बिल्कुल नहीं रुक रही। लेकिन क्या ऐसी वजूहत हैं कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत की ही ट्रेड के दरमियान में इश्यूज़ हैं? क्यों पाकिस्तान की या भारत की दोनों की हुकूमतें जो हैं वो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहती, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती? जैसे मेरा आपके साथ एक ताल्लुक है, हमारी अवाम का एक दूसरे के साथ ताल्लुक तो है, लेकिन हमारी हुकूमतें एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्यों नहीं रखती सर? देखिए, एक चीज हमारे को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जब आपके पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज अगर आपके सामने आ जाते हैं तो उसमें जो है बहुत जरूरी ये हो जाता है कि दोनों कंट्रीज की लीडरशिप को जो है एक स्टेप बैक जो है करना जरूरी है अपनी स्टेटेड पोजीशन से, अगर आपको ट्रेड एंड कॉमर्स को आगे लेके जाना है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको, जैसा अभी आपने जिक्र भी किया कि इंडिया और चाइना में भी देखिए चाहे स्कर्मिशेस बॉर्डर्स में रही हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज अंडरस्टैंड करती हैं अच्छे से कि आज हम जिस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस जो है वो इस तरीके से है कि आप उसको फैक्टर को डिस्काउंट नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली इंडिया और चाइना की ट्रेड ईयर ऑन ईयर जो है इंक्रीज कर रही है, और वो इसी वजह से कर रही है कि दोनों कंट्रीज एट द एंड ऑफ द डे ये समझते हैं कि आज जो समय है वो ऐसा है कि आपकी टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म से आपकी जो इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म जो है वो ज्यादा मायने रखती है, और उस चीज में मेरा ये मानना है कि अगेन इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के अंडर जो है अपनी जो स्टेटेड पोजीशंस हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी,
और तभी हम देखेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो आगे मूव कर सकेगा। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं योगेंद्र साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अगर नहीं है, पाकिस्तान अगर आज कोलैप्स कर जाता है, उसका नक्शा तबाह हो जाता है, तो क्या इंडिया सरवाइव कर लेगा सर? नहीं, देखिए ये बड़ा एक सेंसिटिव क्वेश्चन आपने पूछा है, और मेरा ये मानना है कि आज हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसमें बहुत जरूरी है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है उसको जो है रिस्पेक्ट करना और वैल्यू करना, और ये दोनों कंट्रीज के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। आज अगर हम देखें कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट जो है इस तरीके से खराब हो रहा है कि जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पूरे वर्ल्ड में कभी भी वो सिचुएशन नहीं प्रिवेल कर पा रही है कि कहीं पे भी वॉर या वायलेंस जो है वो खत्म हो रही है। तो इस चीज को देखते हुए बहुत जरूरी है कि कंट्रीज को जो है वो समझना है कि अब हम उस एरा के अंदर हैं कि जहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी उस स्टेज की है कि जिसमें कोएग्जिस्टेंस जब तक नहीं होगा, जब तक जो है हम आगे मूवमेंट अपनी नहीं कर पाएंगे इन कंट्री की, चाहे वो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे आपके डिप्लोमेटिक। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, अभी जैसे अभी इन्होंने बात किया है कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे पर जब तक डिपेंडेंट नहीं होंगे उस वक्त आगे तरक्की नहीं कर सकेंगे। लेकिन सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे सर ये है कि जैसे अफगानिस्तान ने जो था वो ताइपी गैस पाइपलाइन पे तो बड़ी स्पीड से काम शुरू कर दिया, बल्कि वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो कहते हैं कि इंतहाई मजहबी जोश व खरोश के साथ उस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन उसके साथ ही जैसे ही जेपी सिंह जो है वो काबुल पहुंचे हैं, वो अपना वो पूरा एक दौरा वहाँ पे उनका हुआ है, पूरा वफ्द वहाँ पे गया, और उसके बाद वो अफ़गानिस्तान का एक वफ्द जो था वो उनके वज़रा का जो था वो वहाँ पे पहुंचा है, भारत में पहुंचा है। और जब उसके बाद वो जैसे ही वो सेटल डाउन हुए हैं तो पाकिस्तान के अंदर यके बाद दीगरे जो है वो जो आर्मी फोर्सेस हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली अभी आपने देखा है कि कोयटा में जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है वो एक ट्रेन का इंतज़ार करते हुए जो जवान थे उनके ऊपर बाकायदा तौर पे हमला किया गया है। तो सर क्या आप ये समझते हैं कि ये आंकड़े जो हैं या कड़ियाँ जो हैं वो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ मिलती हैं? देखिए इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अजीत डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पिछले कई सालों से प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, उनकी एक बड़ी मशहूर वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमें बलूचिस्तान में क्या करना है, पैसे लगाने और वहां पे अपना ये दहशतगर्दी करनी और हम पैसे के जोर से करेंगे। और अभी जयशंकर साहब जब आए इस्लामाबाद में एससीओ समिट पे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कोई बायलैटरल बातचीत नहीं होगी। ठीक है ना जी। सो देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी असेसमेंट चेयर पाकिस्तान के अवाम की, अगर आप पूछे उनके भी व्यू पॉइंट ये है, जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अगले 4 साल 5 साल जब भी, उनका उनके मिजाज में एक इनहेरेंट एक दुश्मनी है पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, कश्मीरियों के लिए। लिहाजा देयर इज नो क्वेश्चन कि आप उनसे कोई खैर की तवक्को कर सकते हैं, समथिंग गुड जेस्चर और जेस्चर फॉर पीस, या ये कि वो सी पैक के जो उनकी दुश्मनी है अमेरिकन और इंडियंस की, कि वो सी पैक जो है उसको वो दुश्मनी जो उसको खत्म कर दें, और उसके अलावा ये जो दहशतगर्दी उसको सपोर्ट करना खत्म करने वाला अफगानिस्तान। भाई 22 पाकिस्तानी की टारगेटेड किलिंग्स किए जो इंडियन ने खुद एक्नॉलेज किया, इंडियन की टॉप लीडरशिप ने, कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाके 22 लोगों को जो हमारे मफादात के खिलाफ थे या जो भी थे उनको जनाब हमने टारगेट करके खत्म किया है। तो सर उसमें सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है सर, माजरत मैं कथा कलामी माजरत सर, उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए भी तो है ना सर, कि अगर आप जैसे ये बात करें, ठीक है मान लेते हैं भारत ने तो बड़े धड़ल्ले से बात की और उन्होंने क्लेम किया, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो थी सर क्या उनको काउंटर नहीं कर पाई सर? नहीं, देखें वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज तो रोज हर दूसरे तीसरे दिन जो है ये दहशतगर्दी के हमले फेस कर रहे हैं, और फिर उनके साथ दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ जो है अफगानिस्तान से जो ऑपरेट कर रहे हैं और जिनको अफगान गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, वो तो उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनको मार भी रहे। पॉइंट ये समझने की कोशिश करें कि अभी जी नईम करीम साहब, मुझे ये सर देखें अभी जिस तरह ये बात हुई है, अब मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ। अब
वो कहते हैं कि अभी जो कोयटा रेलवे स्टेशन पे जो धमाका हुआ है, बीएलए के दहशतगर्द मोहम्मद रफ़ीक बजिंजो की तफसीलात और तस्वीर जो है वो हर चीज़ आ गई है। वो सर से लेके पाँव तक जो गैर मुल्की असला और सामान से लदा हुआ है, और अमरीकी साख्त की M4 राइफल उठाई हुई है जो कि सिर्फ अफ़गानिस्तान से ख़रीदी जा सकती है, और जो उसने यूनिफॉर्म पहना है वो भी US मेरीन का है। तो सर क्या हमारी जो बलूचिस्तान की जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं, आप क्योंकि बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और आप तो इन डेप्थ सारी चीज़ों को जानते हैं, तो सर ये क्यों पाकिस्तान को इस किस्म की गजंद पहुंचाने को तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से किसी और के आलाकार बन के, और क्यों सर वो भारत को और पाकिस्तान को मुसलसल लड़वाने के लिए तैयार रहते हैं? चलें फ़र्ज़ करें, मैं ये बात मान भी लेता हूँ कि भारत की एमा के ऊपर ये हो रहा है, तो सर क्या बात है कि सर क्या हमारे नमक के अंदर वो तासीर नहीं है कि चंद पैसों की खातर हम लोग बिक जाते हैं और हम लोग अपने ही जो है वो वतन को जो है वो तोड़ने के लिए हमा वक्त तैयार हो जाते हैं? जी 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 बिल्कुल सर। लास्ट आप सर मेरे इसी किस्म का एक इशू था सर, उसमें आपने मेरे साथ गुफ्तगू की थी, तो सर उसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ ना सर। हाँ अच्छा, नईम साहब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू है आपकी ऑडियो का। मैं अभी मैंने टेक्निकल वालों को वो कहता हूँ, वो अभी आपको दुरुस्त करते हैं। मुझे सर थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर साहब क्योंकि क्लोजिंग का भी वक्त हो रहा है, तो सर लास्ट पॉइंट सर आप सर अगर थोड़ा मुख्तसर से सर अगर ऐड कर सकें सर। बीच में एक तो इंटरप्शन हो गई थी। देखिए अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है, इंडियंस जो है बड़ी अपनी स्ट्रेंथ में देर कमिंग बैक इन अफगानिस्तान, बल्कि वो वहां पे आके फिर अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बड़े हम देख रहे हैं, वो मामला बढ़ रहे हैं और वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त मैंने कहा स्ट्रेन रिलेशन है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप देखेंगे कि जो और इंडियन आके बैठेंगे अफगानिस्तान में, ऑर्गेनाइज होंगे, उतने ज्यादा दहशतगर्दी के हमले हुए केपी में और बलूचिस्तान में। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक प्राइम मिनिस्टर बॉडी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देयर कैन बी नो। ओके सर, बिल्कुल ठीक हो गया आपका पॉइंट आ गया। आपका सर आपका बहुत सर बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया। योगिंदर साहब सर आपका सर लास्ट कमेंट सर। देखिए मैं ये कहूंगा कि अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्ल्ड इसको एक्नॉलेज करता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म में नहीं बिलीव करती है, और ऑन द कॉन्ट्ररी हर एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है, जिसमें जो मैंने पॉइंट रखा कि आज का वर्ल्ड जो है वो इंटरडिपेंडेंस का है। और उसमें आप ये देखिए कि जब आप इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म करते हैं तो आप सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में ही नहीं सोचते हैं, आप दूसरी कंट्री का भी उसी तरीके से एक प्रोडक्टिव डेवलपमेंट देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर मैं एक चीज सिर्फ एक स्मॉल पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि स्केप्टिसिज्म हमेशा ये रहता है कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है कि उसमें हमेशा उनको ये लगता है कि जब किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ वो डील कर रहे हैं कि क्या उनको अपने डिसीजंस में पाकिस्तान की आर्मी का कंसेंट है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके एक मैं कहूंगा कि थोड़ा सा एक सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रस्ट क्रिएट होती है कि कल को जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट से वो बिल्कुल योगेंद्र साहब अब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। बार मुझे क्लोजिंग जी सर मुझे बार क्लोजिंग का कहा जा रहा है सर। मुझे सर वो 11 बजे की सर न्यूज शुरू हो जाएगी ना, मुझे बार क्लोजिंग का कहा जा रहा है सर। आर्मी के चीफ जनरल मुशर्रफ इंडिया गए थे ऑउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन लेके कश्मीर के ऊपर। इससे बड़ा और क्या जेस्चर हो सकता था
पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इंडियंस तैयार नहीं थे। और ये सही। जो हिंदुत्व वाला चक्कर है जो इंडिया में आ गया है, ये बीजेपी का ये जो माइंडसेट है, इससे कोई आपको खैर की खबर नहीं मिलती है। ठीक मैं सर, हो सकती बिल्कुल है ठीक कि सर, पाकिस्तान बिल्कुल। में ब्रिगेडियर साहब, मुझे 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 क्लोजिंग पे जाना है, मुझे बार बार पीछे से कहा जा रहा है क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। नाजरीन, आपने ये तमाम तर गुफ्तगू सुनी, लेकिन इसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर ना सिर्फ डायलॉग होने चाहिए बल्कि हमारी तजारत को भी खुलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ तजारत नहीं करेंगे, हमारे गिले शिकवे दूर नहीं होंगे, हम एक दूसरे के मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, सेम वक्त सेम चैनल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।